Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 15th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics. क्योंकि ये वो topics हैं पोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं, ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट के पेपर में. तो हम इनकी थ्योरी और कुछ इंपॉर्टेंट PYQs यहाँ कर लेंगे. बाकी तुम अपने एंड पे 20 या 25 क्वेश्चंस खुद से लगा लेना इस पर्टिकुलर टॉपिक के एंड यू विल बी डन एंड डस्टेड. तो यू कैन एक्सपेक्ट का स्कोर ऑफ 150+ इन नीट फिजिक्स. ओके, आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग मोशन ऑफ अ स्फीयर. ठीक है, अब रोलिंग मोशन ऐसे स्फीयर का अलग अलग चीज़ों का होता है, सिलेंडर का होता है और मतलब आगे का भी देखेंगे, वो भी हम देखेंगे. ठीक है, तो बेसिकली रोलिंग मोशन पढ़ना है. अब रोलिंग मोशन ना रोटेशन चैप्टर का टॉपिक है, जो कि तुम लोगों का मतलब होता है कि रोटेशन तो बहुत ही मुश्किल है ये वो, पर मैं तुम्हें इतना बताऊँगी जो तुम्हें बिल्कुल सिंपल लगेगा. तेरी बात तो इतना कुछ है नहीं. तुमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ा है ना, नॉर्मल वी पता है, एक्सेलरेशन पता है, बस उसी का कोरोलरी एक तरीके से कह सकते हैं कि पैरेलल चलता है रोटेशन हमारा ट्रांसलेशनल मोशन के. कैसे चलता है वो मैं बताऊंगी. जैसे हम लोग वहाँ पे मास लेते थे, यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं. वहाँ पे हमारा फोर्स होता था, यहाँ पे हमारा टॉर्क होता है. वहाँ पे वेलोसिटी होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होती है. बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है. वहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, यहाँ पे अल्फा होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. दैट्स इट. बस यही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे. ठीक है, चलो ओके. तो रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन होता है दो टाइप के मोशन का. एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, एक होता है रोटेशन मोशन. मतलब ट्रांसलेशन सीधा चढ़ना और रोटेशन ऐसे घूमना. ठीक है, तो बेसिकली रोलिंग क्या होता है कि ट्रांसलेशन मतलब आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है, ऐसे ऐसे घूम घूम के आगे चलना, वही होता है रोलिंग, है ना, पता ही है. ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. अब किसका होता है ट्रांसलेशन? सेंटर ऑफ मास का. मतलब यूजुअली सेंटर ऑफ मास पे एक और वीडियो आएगी तो वो भी देख सकते हो तुम पहले तो. लेकिन सेंटर ऑफ मास बेसिकली हम ऐसे एक पॉइंट को मानते हैं जहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि वहाँ पे उसका सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और उसी के हम लोग अराउंड लगाते हैं, हमारा टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी. तो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास हम मानते हैं. ठीक है, कि जैसे ये चीज़ है और ये गोल गोल घूम रही है, तो ये वाली जो चीज़ है ना, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास है वो सीधा चल रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है इसका, ये कहना चाह रहे हैं. ठीक है, और रोटेशन मोशन अबाउट द एक्सिस पासिंग टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर. और ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है, यहाँ से एक एक्सिस पास करी, यहाँ से रोटेशन हो रहा है. ठीक है, ऐसे ऐसे घूम भी रहा है और चल भी रहा है एक तरीके से, वही होता है रोलिंग मोशन. ठीक है, अब इनके टाइप्स देखते हैं. एक होती है प्योर रोलिंग, एक होती है रोलिंग विद स्लिपिंग. ठीक है, प्योर रोलिंग में स्लिपिंग नहीं होती है. वेलोसिटी जो होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वो ज़ीरो होती है रिलेटेड टू द सरफेस. मतलब जैसे ये घूम रहा है ना और ये सरफेस है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है अगर वो इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब ज़ीरो है तो फिर तो मतलब कि हमारी प्योर रोलिंग हो जाती है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि उसकी विद ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है हमारी कुछ वेलोसिटी रिलेटिव. ठीक है, तो उसे कहते हैं रोलिंग विद स्लिपिंग. इतना कोई कुछ पूछेगा नहीं तुमसे. देखिए पहले आते थे इस पे क्वेश्चंस, बट अब रिसेंट ईयर्स में तो कोई ट्रेंड नहीं है ऐसा. ओके, अब हम देखते हैं कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग. जब प्योर रोलिंग हो रही होती है तो हाँ क्या होता है, वेलोसिटी जो होती है जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ, वहाँ वाली जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड के रिलेटिव में ज़ीरो होती है. ठीक है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी नहीं होती है वो. यहाँ पे अगर मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे कोई वेलोसिटी होती तो वो एक पर्टिकुलर अपने चल रहा होता ना, अलग सा ही मोशन हो जाता, वो रोलिंग नहीं रहता प्योर रोलिंग, वो स्लिपिंग हो जाती. ठीक है, फिसलना, बट वो नहीं होता है तो प्योर रोलिंग होती है. और वहाँ पे जो वी होती है सेंटर ऑफ मास की वो होती है आर ओमेगा, जहाँ पे आर क्या है रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर. तुम्हें पता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, आर रेडियस है और वी सेंटर ऑफ मास लीनियर वेलोसिटी है. क्योंकि क्या होता है सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन कर रहा होता है, ट्रांसलेशन मोशन, लीनियर मोशन, है ना. काइनेटिक एनर्जी देखते हैं. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ना इसमें दो टाइप की होती है. अगेन मोशन कितने टाइप का है, दो टाइप का कंबाइन हो रहा है ना, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन. तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वही होता है. ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², और mv की जगह हम कौन सा लिख सकते हैं, लीनियर वाला है ना, तो लीनियर वेलोसिटी हमारी v/c/m ही है, तो हाफ mv/c/m² प्लस हाफ i⍵². अब ना इसको याद मत करो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, वहाँ पे मास होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. वहाँ पे मास है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. वहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, माय बैड. वी है, यहाँ पे ओमेगा है. बस यही है, इसको कोई याद रखेगा क्या, नहीं. बस ये याद होना चाहिए कि वहाँ से उधर, अच्छा मेरे को बस यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे ओमेगा होगा एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, ओके.
फोर्सेज एक्टिंग ड्यूरिंग रोलिंग, कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं जब रोल कर रहे होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या नॉर्मल फोर्स होता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट में होता है ना, तो नॉर्मल फोर्स रहेगा ही। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉर्क प्रोवाइड करता है जब वो रोल कर रहे होते हैं। तो ओके, व्हेन अ स्फीयर रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, मान लो ऐसे है और यहाँ से स्फीयर नीचे आ रहा है, तो तुम्हें पता है यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन होती है जी साइन थीटा। अगर ये नॉर्मली आ रहा होता तो वह फ्रिक्शन लगती है, तो फ्रिक्शन की वजह से एक टॉर्क जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ऐसे लग रही है और वेट है, मतलब कि ऐसे परपेंडिकुलर फोर्सेज होते हैं और तो इनके से टॉर्क जनरेट होता है। तो उसके वजह से जो एक्सेलरेशन आती है ना, इट इज़ गिवन बाय जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाय r²। के स्क्वायर क्या, के होता है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। बेसिकली इसका अलग फॉर्मूला होता है I = mk² करके कुछ, तो उससे कुछ रिलेशन है, कर लेंगे हम इसको बाद में। इसमें ना ऐसा जिसका कोई रोल ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। जी बेसिकली क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये वाला एंगल थीटा होता है। ये इंक्लाइन प्लेन है ना, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल होता है थीटा। के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो क्या है, A = g sin थीटा अपॉन में 1 + k² बाय r²। ओके, फ्रिक्शन इन रोलिंग मोशन। अब फ्रिक्शन क्या करता है, एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कोई स्लिपिंग नहीं होगी, यानी कि प्योर वाला। काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो स्लिपिंग होती है। काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से जो एक वेलोसिटी आ जाएगी जो कि रिलेटिव टू ग्राउंड होगी, तो वो स्लिपिंग भी हो जाएगी, एक एडिशनल टाइप का मोशन उसमें इंक्लूड आ जाएगा, तो वो प्योर रोलिंग नहीं रहेगी। बस यही है। और फ्रिक्शन मैक्स कितना लग सकता है, μn, वेयर म्यू इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, n इज़ द नॉर्मल फोर्स, है ना। तो ये तो याद ही होगा, लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, Fmax = μn, μmg जिसको बाद में कर देते हैं, बट हर केस में n mg के बराबर नहीं होता, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, Fmax = μn, ठीक है। इतनी थ्योरी है बस। अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करके मजा आएगा। अ 20 kg सॉलिड डिस्क, एक तो मास दे रखा है और डिस्क दे रखा है, सॉलिड डिस्क है। रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट द रेट ऑफ 4 मीटर/सेकेंड, इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, राइट, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। ट्रांसलेशनल क्या होता है, ½ mv², रोटेशनल क्या होता है, ½ I⍵², है ना। अब ½ mv² लिखो और आई की वैल्यू निकालनी है। अब तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, ये तुम्हें और क्लियर हो जाएगा इस नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है ना, वो इसी पे है, टॉर्क पे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, ठीक है। तो फिर तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, बट तुम यहाँ से क्या क्या चीज़ें याद रखोगे, अब तुम्हें जो मैं बताऊँगी वो याद करते जाना है। सॉलिड डिस्क दे रखा है, सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ½ mr², याद हो जाएगा। डिस्क बेसिकली ना, डिस्क ऐसी होती है, रिंग होती है खाली और डिस्क होती है भरी हुई, ऐसे तुम फ्रिज भी नहीं खेलते उससे, वो वाली डिस्क होती है। तो सॉलिड डिस्क तुम्हें दे रखी है, अगर सॉलिड डिस्क आएगी तो उसका आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ mr², ठीक है। इसको याद कर लो, सॉलिड डिस्क ½ mr², ओके, ठीक है। ½ × ½ mr², आई की वैल्यू ½ mr² ω², ठीक है। अब क्या होता है, वी जो होता है ना, वो हमारा ω/r होता है, V = r⍵। ये पर आई गेस लिखा भी है, देखो ये रहा ना, V r⍵ के बराबर होता है, तो बस वही चीज़ है। हमारा V कितना होता है, ω/r, तो यहाँ पे ω² r² है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, V² हो जाएगी, ठीक है। बस ये किया, ½ mv² प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/4 mv², m तो वही रह गया, ये हो गया v², ठीक है। इसको सॉल्व करा, 3/4 mv² आ गया। 3/4 mv² इज इक्वल टू m की वैल्यू में गिवन है 20 kg और v² की वैल्यू गिवन है, तो वही 4² किया, सॉल्व किया, वी गॉट आवर आंसर इज 240 जूल्स। ईजी है ना। इससे क्या तुम्हें याद रखना है इस क्वेश्चन से, कि जो हमारे सॉलिड डिस्क होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ½ mr², दैट्स इट, ओके। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। अ सॉलिड स्फीयर, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर ऑल ऑफ द सेम मास एंड मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल आर अलाउड टू रोल डाउन फ्रॉम रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, इससे पहले एक सॉलिड स्फीयर कर रहा है, फिर एक सॉलिड डिस्क कर रही है और एक सॉलिड सिलेंडर कर रहा है, रोल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। और एक ही पॉइंट से कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन में, तो सबसे नीचे कौन पहुँचेगा, रेस लग रही है इनके बीच, सबसे पहले नीचे कौन पहुँचेगा ये बताना है, ठीक है। तो बेसिकली ना इसका कैसे हो, सॉलिड स्फीयर पहले रीच करता है बॉटम, कैसे इसको निकालेंगे, हमने ना देखो यहाँ पे पढ़ा है कि जब ऐसा इंक्लाइंड वाला क्वेश्चन आता है तो इसमें एक्सेलरेशन ये वाले फॉर्मूले से होती है, जी साइन थीटा, ठीक है, 1 + k² r² होता है। अब k² की वैल्यू मिनिमम होती है स्फीयर के लिए, पहले इसको समझो फिर बताती हूँ क्यों होती है। k² + r² की वैल्यू मिनिमम है, अगर ये चीज़ मिनिमम है, 1 + समथिंग मिनिमम है और वो नीचे गया ना, डिनोमिनेटर में अगर जितनी कम चीज़ होती है उतना वैल्यू हमारी बड़ी आती है, तो अगर ये चीज़ कम हो गई तो एक्सेलरेशन अपने आप बढ़ जाएगी, है ना। डिनोमिनेटर कम कर दे, जैसे मान लो 1/2 लिखा है, 1/4 लिखा है, तो जितना ये ज़्यादा होगा
उतना ही हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी ना, मतलब उल्टा रिलेशन होता है बेसिकली, इतना समझते हो ना तुम लोग। तो अगर ये वैल्यू हमारी कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा एक्सेलरेशन, वही होता है हमारा स्फीयर के केस में। और ये क्यों होता है मिनिमम फॉर स्फीयर? क्योंकि जो के है ना हमारा बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैटर करता है, क्योंकि इनका मास तो चलो सेम है, सबका सेम मास है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, वो देखो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो मैं दिख ही रहा है अगर मास कांस्टेंट है ना। और यहाँ पे के स्क्वायर मिनिमम आया है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिनिमम होती है स्फीयर के केस में, 2/5 mr² होती है सॉलिड स्फीयर में, ठीक है। तो इसीलिए सबसे कम है इन तीनों केसेस में, दैट्स वाई वी से कि सॉलिड स्फीयर पहले रीच कर जाता है। तो मैं ये चीज़ और अच्छे से समझ आएगी। अभी तो तुम्हें सिर्फ एक ही बात याद थी कि सॉलिड डिस्क का क्या होता है, विच इज़ ½ mr², है ना, अभी यहाँ पे याद किया था। अभी बाकी और पढ़ोगे अगले लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर बोथ हैविंग द सेम मास एंड रेडियस आर रिलीज फ्रॉम अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, बोथ रोल विदाउट स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी कि प्योर रोलिंग है। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे ज़्यादा एक्ट कर रहा है? अब ये वाला क्वेश्चन ना बहुत प्यारा है, चलो देखते हैं इसको। इसको भी तुम्हें बाद में समझाऊंगी, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन तुम्हारा एक बारी में हो जाता है सॉल्व, ठीक है। इतना दिमाग वाली चीज़ है। पहले हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या बोला कि एक सॉलिड सिलेंडर है और एक सॉलिड स्फीयर है, दोनों का मास और रेडियस सेम है, उनको एक रफ इंक्लाइन प्लेन से नीचे डाला है। अब ना सबसे पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन कंसिडर करते हैं। अगर सिर्फ ट्रांसलेटरी करें तो जी साइन थीटा नॉर्मल एक लग रहा है, ठीक है। तो ये तो दोनों का सेम ही होगा, तो वी सेम है दोनों का, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन में तो वी ही होती है ना एक चीज़, वेलोसिटी आती है, वहाँ पे ओमेगा आता है, यहाँ पे वी सेम है। लेकिन जब रोटेशन होता है ना तो एक टॉर्क लगता है जो कि प्रोवाइड करता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा वाला रिलेशन बनता है, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली तो v है ट्रांसलेशन में, पर बाद में ये आर ओमेगा वाला रिलेशन किसकी वजह से सेट हुआ? फ्रिक्शन की वजह से, जब फिर जो एडिशनल फोर्स एक्ट करते हैं जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। तो ये ओमेगा है, फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस दिस। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे पास क्वेश्चन में है सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr²। सॉलिड सिलेंडर कितना होता है? ½ mr², ठीक है। तो किसका ज़्यादा है? इसकी वैल्यू 0.4 होती है, इसकी वैल्यू 0.5 आती है। तो इसकी वो कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो ये जो ओमेगा बनाना है ना, दैट विल बी मोर डिफिकल्ट एंड फ्रिक्शन विल बी मोर। इसको ना ऐसे समझो कि जब जिसका हम लोग कहते हैं ना इनर्शिया, बेसिकली जो फर्स्ट लॉ होता था न्यूटन का, ठीक है, मैं बिल्कुल रिलेट करवा रही हूँ फिर से ट्रांसलेशनल मोशन से। क्या कहते थे कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसको, मतलब क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, मतलब बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं, तो ये वैसे है भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी, या फिर रेस्ट है तो रेस्ट पे ही रहेगी, यही होता है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इतने क्वालिटेटिव तरीके से या फिर क्वांटिटेटिव तरीके से देते हैं ना, वो मास से देते हैं। उसको कैसे एग्जांपल देते हैं कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है वही चीज़ करते रहने की। मास कम है तो हम फिर भी थोड़ा उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पर मास ज़्यादा वाली की टेंडेंसी ज़्यादा होती है इनर्शिया की, है ना, कि वो जो करना चाहता है वो वही करते रहता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे भी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है ना, उसकी ज़्यादा इनर्शिया है कि उसको मतलब नीचे नहीं जाना है, ऐसे रोल नहीं करना, तो वहाँ पे एक तरीके से उसको रोल करवाना ज़्यादा मुश्किल है तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगता है, यही लिखा है यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो मतलब उसकी रोलिंग टेंडेंसी कम है, जो नॉर्मल वो कर रहा है उसकी वो टेंडेंसी ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है, राइट, इसलिए उसकी रोलिंग वाली टेंडेंसी कम हो गई। और अगर टेंडेंसी कम है फिर भी उससे वो काम करवाना है तो फोर्सफुली करवाना पड़ेगा ना, तो फोर्स लगता है यहाँ पे। टू मेक इट रोल वी नीड मोर फ्रिक्शन, दैट्स वाई जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ग्रेटर है इन द केस ऑफ सिलेंडर देन इन अ स्फीयर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे भी बोला था, हमारे पास सेम ही क्वेश्चन था, जैसे सॉलिड सिलेंडर आ गया, यहाँ पे भी सॉलिड सिलेंडर है और इसका कितना दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ½ mr² एक तरीके से, है ना। तो बेसिकली इन दोनों का तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, ½ mr²। सॉलिड डिस्क का भी ½ mr² ही होता है, सॉलिड स्फीयर का बेसिकली होता है 2/5 mr², जो कि सबसे कम है। तो कम होने के कारण ही यहाँ पे बोला था कि के की वैल्यू कम होगी, तो ये पूरी चीज़ भी कम हो जाएगी, न्यूमरेटर ही कम है तो ये पूरा कम हो गया, एंड दैट इज़ मिनिमम फॉर स्फीयर। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा नीचे स्फीयर, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलो एक वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्पीड ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, अब शेल आया है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, शेल, रिंग, ये सब
देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। जो स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट एच फ्रॉम रेस्ट इज, बेसिकली मैं इसका डायग्राम बनाया नहीं पर तुम बना सकते हो कि एक शेल है वो रोलिंग डाउन है फ्रॉम एच, नीचे साइड लेते हैं एच, ठीक है, फ्रॉम रेस्ट, तो उसका हमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्योर रोलिंग है, प्योर रोलिंग के केस में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है ना, क्योंकि प्योर रोलिंग कैसे में लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी एक तरीके से कंजर्व ही रहती है। जब रोलिंग विद स्लिपिंग होती है, यानी कि प्योर रोलिंग नहीं होती है, तब हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे किनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है थोड़ा सा, तो ठीक है। तो जो सबसे बॉटमेस्ट पॉइंट है, जब वो बिल्कुल नीचे आ गया, हम नीचे वाली बना दें ना, तो बॉटमेस्ट पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, वही होती है हमेशा, तो काइनेटिक एनर्जी भी mgh हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी इज़ कंजर्व। यहाँ पे सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे कितनी है mgh, यहाँ पे भी कितनी एनर्जी है mgh ही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो रिलेशन h के साथ है, तो इसलिए हमें ये वाला रिलेशन लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, रोटेशन वाली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, याद है तुम्हें फॉर्मूला है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई लिखो अब यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है, इसका कितना होता है आई 2/3 mr स्क्वायर। बट पता है इन क्वेश्चन में बस यही है, तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता है, बाकी तुम खुद भी कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है कि रिलेशन है MI/V ओमेगा A अल्फ़ा, बस ये सारी चीज़ें हैं। V इज़ इक्वल टू ओमेगा R, ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी, बाकी तुम्हें आई याद होना चाहिए सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर तुम्हारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल का कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर होता है। किसके याद किया अभी तक, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड सबसे पहले किसका था, डिस्क का किया था, डिस्क का कितना होता है हाफ mr स्क्वायर। सिलेंडर का कितना हाफ mr स्क्वायर, इतना ही किया अभी तक। एक शेल और आ गया 2/3 mr स्क्वायर का, ठीक है। तो हाफ इंटू 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर क्या होता था, v होता था, है ना, तो ये पूरी चीज़ v स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3, मैंने इसको ऐसे लिखा है, इसको पहले लिख दिया, ठीक है, 2/3 और हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर क्या होता है हमारा, ट्रांसलेशनल होता है ना, तो कितना हो गया 2/3 टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो kr प्लस kt क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है mgh ही है एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे kr की वैल्यू 2/3 kt प्लस kt इज इक्वल टू mgh। इसको सॉल्व करो, 5/3 हो जाएगा, यहाँ पे होगा 3/3, तो ये हो गया 5/3 kt इज इक्वल टू mgh। तो हमें kt की वैल्यू कितनी मिल गई 3/5 mgh, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। कितने होते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर ही होती है ना, तो 3/5 mgh हमारे हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। कैंसिल कर दो, v की वैल्यू कितनी आ जा रही है √6gh अपॉन में 5, √6gh अपॉन में 5। एक बार फिर से देखना चाहते हो क्वेश्चन, देखो बेसिकली हमने क्या कहा कि प्योर रोलिंग है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। बॉटमेस्ट पॉइंट पे वही एनर्जी होगी जो हाईएस्ट पॉइंट पे थी। हाईएस्ट पॉइंट पे सारी एनर्जी काइनेटिक थी, पोटेंशियल थी, यहाँ पे सारी एनर्जी काइनेटिक हो जाएगी। यहाँ पे कितनी थी mgh, यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए mgh होनी चाहिए, मतलब वैल्यू तो mgh होनी चाहिए, ठीक है। तो वही हमने किया, mgh से इक्वेट कर दिया किसको, हाफ mv स्क्वायर को, पर डायरेक्टली नहीं किया। हमें पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh इतनी है, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। रोटेशनल को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के टर्म्स में निकाला, और फिर इसको ऐसे सॉल्व किया, ठीक है, ये वाली चीज़ करी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh है और टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल होती है, ठीक है। उसको किया, फिर इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया v का, ठीक है, इजी राइट। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, 2002 का क्वेश्चन है ये। अ हॉलो स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना दे रखा है, मास दे रखा है इसका, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद वेलोसिटी v। काइनेटिक एनर्जी बतानी है स्फीयर की, ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर में भी किया है, बट यहाँ पे हॉलो स्फीयर है। अब तुम देखोगे कि हॉलो स्फीयर का अलग ही चीज़ होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है टोटल, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, वही लिखी है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ओके। तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर, आई की वैल्यू 2/3 mr स्क्वायर। 2/3 mr स्क्वायर अभी हमने इधर लिखी थी ना, किसकी लिखी थी, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की। और यहाँ पे देखो हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में अंतर होता है, सॉलिड स्फीयर की 2/5 mr स्क्वायर है, हॉलो स्फीयर की 2/3 mr स्क्वायर है, बस ये डिफरेंस है, याद रख लोगे। हॉलो स्फीयर 2/3 mr स्क्वायर जो कि शेल की भी होती है, सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr स्क्वायर, वो अलग ही है। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड हमारे पास जो डिस्क आती है वो 1/2 mr स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है, मेरे को भी इतनी जल्दी नहीं याद हुआ था, पर हो जाएगा। हाफ इंटू 2/3 mr स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर। अब फिर से ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हमारा क्या होता है, v स्क्वायर होता है। हाफ mv स्क्वायर, इसको हमने काट दिया ऐसे ही, और ये हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, v स्क्वायर में, तो ये हो गया 1/3 mv स्क्वायर, है ना,
1/3 mv²। ओके, फिर इसको सॉल्व किया तो हो गया 5/6 mv²। 5/6 m की वैल्यू डालो, कितनी है m की वैल्यू 2 kg है, v की वैल्यू 0.5 × 0.5, मैंने 0.5 को 5/10 करके इसका स्क्वायर कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे, 5/12 आता है, आंसर रफली कम्स आउट टू बी 0.42 जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। गॉट इट? ईजी था राइट? क्या ही सीखना है हर क्वेश्चन से? तुम्हें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जब भी बोले टोटल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल आता है रोलिंग के केस में, याद रखना, ठीक है। और इसको निकालोगे, अब आई की वैल्यू याद होनी चाहिए। सॉलिड डिस्क का कितना होता है, ½ mr², बाकी तो तुम कर लोगे। यहाँ पे इसको याद भी रख सकते हो, ठीक है। जब ये जा रहे हैं नीचे, इनकी रेस लगी है, सॉलिड स्फीयर की मैंने याद रख लिया था, सिलेंडर की और क्या है डिस्क की, तो सॉलिड स्फीयर ही जीतता है। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो जीतता है इन सब चीज़ों में, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो k²/r² कम हो जाता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो जल्दी नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। थर्ड वाला हमारा बेसिकली वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज़्यादा है उसकी रोलिंग टेंडेंसी कम होती है, तो उसको ज़्यादा फ्रिक्शन को एक्ट करना पड़ता है, बस यही है। चौथा क्वेश्चन भी हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से कर लिया था कि हमें मतलब एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए था। एक तो प्योर रोलिंग में एनर्जी कंजर्वेशन होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। और तुम्हें पता है एनर्जी कंजर्वेशन में यही होता है mgh = ½ mv²। पर हम ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम अपने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इक्वेट करके mgh निकालेंगे और फिर उसको इक्वेट करेंगे ½ mv² से, है ना। बस वो किया हमने। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा बेसिकली वैसे ही करना था। इसमें बस हमें एक नई चीज़ पता चली कि हॉलो स्फीयर का कितना होता है, वो होता है हमारा 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर कितना होता है 2/5 mr²। बस ये इसको सॉल्व कर लिया, बाकी तुम कर ही लेते, बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही था, एंड यू गॉट आन आंसर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर रोलिंग मोशन। आई डोंट थिंक इतना मुश्किल था, ये कर लोगे क्वेश्चन जब आएगा तो, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।